बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद एहसन। आज हम जमात हश्तों की अरबी की डायरी पढ़ रहे हैं। सूरत वाक़िया आयत नंबर 18 से 25 तक का सबक आज हम पढ़ेंगे। गुज़िश्ता आयात में आपने पढ़ा था कि क़यामत के दिन लोग 3 किस्मों में हो जाएंगे, एक दाएं हाथ वाले, दूसरे बाएं हाथ वाले और तीसरे सबकत ले जाने वाले। इनकी वजाहत भी बता दी थी। आज का सबक आयत नंबर 18 से शुरू होता है। बिअकवाबिन व अबारीका व कअसिन मिन मईन। बिअकवाबिन व अबारीक, जो दाएं हाथ वाले लोग होंगे उनको जन्नत में इनामात मिलेंगे। पिछले सबक में भी आपने पढ़ा, इस सबक में भी उन्हीं इनामात को आगे वजाहत के साथ अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहे हैं कि पिछली आयत में था यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, के जन्नतियों के पास नौजवान लड़के, हमेशा जो लड़के रहेंगे वो उनके आसपास फिरेंगे, उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, वो जन्नतियों की खिदमत पर मामूर होंगे। बिअकवाबिन, अकवाब कहते हैं आब खोरों के साथ, यानी उनके हाथ में वो गिलास होंगे जिसमें पानी डालकर वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये है बिअकवाब, यानी आब खोरों के साथ वो चक्कर लगाएंगे। व अबारीका, और आफताबों के साथ, आफताबे उनके साथ होंगे। आफताबे कहा जाता है जिस तरह एक टूटीदार लोटा होता है उस तरह का बर्तन होगा, या ये है कि बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जग के माना में आता है, यानी गिलास और जग उनके हाथ में होंगे, वो जन्नतियों की खिदमत कर रहे होंगे। वक़असिन मिन मईन, और ऐसा उनके पास प्याला होगा साफ शफाफ शराब का। शराब जो इस दुनिया में हराम कर दी गई है ये तो दुनियावी शराब है, लेकिन एक शराब अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें जन्नत में अता फरमाएंगे। वो क्या अजीम व शान शराब होगी, पाक होगी, शफाफ होगी और हर किस्म के ऐबों से वो शराब पाक होगी। जिस तरह दुनियावी शराब है, हम उस शराब को इस पर क्यास नहीं कर सकते, वो तो एक आला चीज होगी, वो एक अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से बतौर इनाम कि इस दुनिया में अगर इन्होंने शराब को ठुकरा दिया था, जो गंदी चीज थी, जो नशावर चीज थी, तो उस जन्नत में अल्लाह जल्ल जलालुहु आला किस्म की जो पाक शफाफ साफ शराब होगी और हर किस्म के नशे से और इन चीज़ों से पाक होगी, वो अल्लाह जल्ल जलालुहु अता फरमाएंगे। वक़असिन मिन मईन, वो नौजवान लड़के प्याले लेकर साफ शराब के जन्नतियों की खिदमत में हाजिर होंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इस आयत में कुरान मजीद ने खुद उस शराब की वजाहत कर दी है कि ना तो उससे सर दर्द होगा, ना सर चकराएगा। जिस तरह दुनियावी शराब होती है उससे इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है, दिमाग खत्म हो जाता है, सर दर्द करना शुरू हो जाता है। जन्नत की शराब ऐसी नहीं होगी। ला युसद्दऊन अन्हा, उस शराब से सर दर्द नहीं होगा, वो गलत चीज नहीं होगी। वला युनज़िफून, और ना ही उनके दिमाग में फतूर आएगा। दुनियावी शराब इंसान पीता है, अपने आप से बाहर हो जाता है, अपने का पराये का दूसरे का पता नहीं चलता उसे। तो वो जो आला किस्म की शराब जन्नत में है वो अल्लाह की तरफ से इनाम है, उससे इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। ला युसद्दऊन अन्हा, ना उससे सर दर्द होगा, वला युनज़िफून, और ना अकल में किसी किस्म का कोई फतूर आएगा। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून, वफ़ाकिहतिन, और जन्नतियों के लिए मेवे होंगे। फाकिहा मेवे को कहते हैं, हर किस्म के मेवे होंगे। दुनिया में आप देखते हैं
बादाम हैं, अखरोट हैं, नेज़े हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं, लेकिन वो जो जन्नत के मेवे होंगे ये इनसे कई गुना आला दर्जे के होंगे। हम दुनियावी मेवों को क्यास ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। वो जिस किस्म के वो लजीज होंगे, जिस किस्म के वो आला होंगे, वो मज़ेदार होंगे, ये दुनिया के मेवे उनके सामने कुछ भी नहीं है। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, जन्नतियों के लिए मेवे होंगे जो वो पसंद करेंगे, जो उनकी पसंद होगी। हदीस में आता है जिस चीज़ का ख्याल इंसान के दिल में आएगा अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ से फौरन वो चीज़ उन जन्नतियों को हासिल कर दी जाएगी। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, और मेवे होंगे जो वो पसंद करेंगे। वलहमी तयरिन मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त होगा जो वो चाहेंगे। जन्नती जिस परिंदे के गोश्त का उनका दिल करेगा, जो उनका जी चाहेगा, और जिस किस्म का बना हुआ उनका दिल खाने को करेगा। लहम कहते हैं गोश्त को, तैर कहते हैं परिंदे को, और यश्तहून जो वो चाहेंगे। जो जिस परिंदे का और जिस तरह का खाने का गोश्त वो चाहेंगे वहां जन्नत में उन्हें मिलेगा। देखिए ये सारी जन्नतियों के ये सारे इनामात हैं कि इस दुनिया में अगर इंसान अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ढाल लेता है तो ये फिर किस तरह उसको अल्लाह जल्ल जलालुहू जन्नत में इनामात अता फरमाएंगे। वहूरुन ईनुन, वहूरुन ईन, मोटी मोटी आंखों वाली हूरें अल्लाह जल्ल जलालुहू अता फरमाएंगे। यानी उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होंगी, देखने वाला उसका दिल बार बार उसको देखने को करेगा, देखने वाले को वो बहुत ही अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। जो अल्लाह जल्ल जलालुहू ने जन्नतियों के लिए जन्नत में वो हूरें रखी हुई हैं, जन्नत में वो हूरें इंसान को मिलेंगी। ये जो दुनिया में इंसान अल्लाह को राजी करता है, कोशिश करता है, ये उसका बदला होगा। वहूरुन ईन, मोटी आंखों वाली हूरें होंगी, कअमसाली लुअलुइल मकनून, जैसा कि वो मोती होंगे सीपियों में। जो मोती सीपी में बंद होता है, मतलब ये है कि वो मोती जो कई गिलाफ में छुपा हुआ हो, उसको बंद करके रखा हुआ हो, संभाल करके रखा हुआ हो, वो हूरें ऐसी होंगी कि अल्लाह ने जन्नतियों की खिदमत के लिए उन्हें रखा होगा। कामसाली लुअलुइल मकनून, ये सारी चीजें जन्नतियों को क्यों मिलेंगी? अल्लाह जल्ल जलालुहू खुद फरमा रहे हैं जज़ाअन बिमा कानू यामलून। जज़ाअन ये बदला है, बिमा उसका, कानू यामलून जो वो अमल करते थे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करते थे, जो जो अहकामात उन्होंने दिए हैं उस पर अमल करते थे इस दुनिया में, तो अल्लाह ने जन्नत में उन्हें ये बदला अता फरमाया। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा, नहीं सुनेंगे वो जन्नत में कोई बेहुदा बात, वला तासीमा, और ना कोई गुनाह की बात। जिस तरह दुनिया में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई, मसाइल हो गए, कि गाली गलूच हो गई, या फिर कोई गुनाहों की बातें होती हैं, इंसान इस दुनिया में सुनता रहता है। जन्नत के अंदर आला कलाम होंगे, एक दूसरे पे सलामती भेजी जाएगी, कोई भी होदा बात, कोई गलत बात, कोई गुनाह की बात अल्लाह कहते हैं जन्नतियों को जन्नत में सुनने को नहीं मिलेंगी। तो बच्चों ये आज का हमारा सबक था सूरत वाक़िया का, जो हमने आज पढ़ा है। आपने इनको याद करना है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने इन्हें याद करना है। इसके बाद आपके नोट्स में आदाब हैं, ये दावत और तबलीग के आदाब, ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं डायरी में। इन आदाब को जो कि आपके नोट्स में उर्दू राइटिंग में लिखे हुए हैं, इनको आपने अपने नोट से अच्छे तरीके के साथ याद भी करना है और इसको अपनी रफ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear student, I am Ziaul Haq, math teacher, class 8th, subject math है, exercise 6.12, exercise 6.12, question number 2,
eliminate t from the equation. eliminate t, eliminate के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी। यहाँ से हमें t जो है वो eliminate करना है। टू इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन at² इक्वल x, सेकेंड इक्वेशन b(t3) इक्वल टू y। ये टू इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनमें से t एलिमिनेट करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t के ऊपर पावर 2 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में t की पावर 3 है। हम कोशिश करेंगे कि t की पावर जो है वो अगर सेम हो जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको एलिमिनेट करना। तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ली है मैंने at² इक्वल टू x। इसमें सबसे पहला काम t² के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो करना है। पहले a को राइट साइड पे डिवाइड कर देना है आपने। अब t जो है वो अलग हो गया है और बाकी सारी अमाउंट जो है वो दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि t की 3 है, ये इनकी पावर कैसे बराबर होगी। अगर मैं इसका क्यूब ले लूं और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर ले लूं तो दोनों की पावर जो है वो 6 हो जाएगी। इसका मैंने क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब टू ईच साइड। रीजन मैंने आपको बता दी है, क्यूब क्यों लेना है। इसका क्यूब लूंगा, इसकी पावर 6 हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन में मैं स्क्वायर लूंगा, उसमें भी t की पावर फिर 6 हो जाएगी। आप देखेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, पावर क्यूब ली है मैंने बोथ साइड। ये पावर से मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स 6, x के ऊपर क्यूब रहता आ गया है a के ऊपर। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि आप जब क्यूब रहता कर सकते हैं न्यूमरेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर के ऊपर। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, जिसमें आपने ये माइंड में रखना है कि t की पावर 6 है। अब इक्वेशन 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ भी b जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला काम जैसे मैंने इक्वेशन 1 में किया था, a डिवाइड हुआ था, इसी तरह b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास t की पावर 3 है, मैंने इसका जो है वो t की पावर 6 बनानी है। जाहिर है पावर स्क्वायर लूंगा तो नेक्स्ट पेज पे टेकिंग स्क्वायर टू ईच साइड, इसी का मैंने स्क्वायर लिया है और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है t की पावर 6 y² इक्वल टू डिवाइडेड बाय b²। ये मेरे पास 3 और 4 इक्वेशंस। इनमें देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 की t की पावर 6 है। इक्वेशन 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो t की पावर 6 है। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं। इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इट्स मीन राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। मैंने राइट हैंड साइड बराबर कर ली है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, x की 3 b की 2 इक्वल a की 3 y²। ये यहाँ पे t एलिमिनेट हो गया है। यही हमारा रिक्वायर्ड जो है वो रिलेशन आंसर है ये इसका। नेक्स्ट पार्ट 2 है, उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन x - y इक्वल टू 2t देख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन जो है x² प्लस y² इक्वल टू 3t² है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर है, तो हम देखेंगे इक्वेशन 1 को क्या करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस ये 1 मैंने अगेन दोबारा राइट की है, 2 इसके साथ अब हमारा ये आपने एवरी टाइम अपने माइंड में रखना है कि t हमने एलिमिनेट करना है और t को ही हमने जो है वो एक साइड पे अकेला करना है। तो 2 के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि सेकंड इक्वेशन में
एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर लिया है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर 2, ऊपर स्क्वायर अलग कर दिया है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 ओपन कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लिया है और ये इक्वल टू टी, टी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है फ्रॉम इक्वेशन 1 से थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर। ओनली एक काम आपने करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है t स्क्वायर के साथ, जैसे उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था सेम हमने उधर जाके डिवाइड किया था। इसी तरह से ये 3 जो है जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 से 4 आ गई है। अब 1 भी खत्म हो गई, 1 से 3 आ गई, 2 से 4 आ गई। तो अब मैं 3 और 3 4 देखें, राइट हैंड साइड t स्क्वायर है 3 की, इधर भी फोर्थ इक्वेशन में भी राइट साइड जो है वो t स्क्वायर है। तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। यहां से आपने उसी तरह से ये x माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर 4 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3 इनको इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है, लिखा हुआ है सॉल्व बाय योरसेल्फ। आगे आप इजीली कर सकते हैं कंपेयर करके क्वेश्चंस को, जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। तो ये आपको सॉल्व करेंगे, आगे कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन। कंपेयरिंग के बाद आप जब कंपेयर करेंगे राइट साइड को इक्वल करके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। ओके, रीडू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो करें एलिमिनेट t फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें भी हमने t एलिमिनेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर ओवर 1 माइनस t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू 2at 1 माइनस t स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का हमने पहले स्क्वायर लेना है, ये मेथड है। सेकंड पार्ट में भी यही मेथड यूज करना है आपने। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 x का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, यहाँ पे x स्क्वायर ऊपर स्क्वायर मैंने अलग कर दिया है, नीचे अलग कर दिया है। ऊपर फार्मूला लगा दिया है a प्लस b होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म t स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इस वजह से मैंने राइट नहीं किया। 2ab 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 1 है, 2 1 टाइम 2 डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 2t स्क्वायर। और b का स्क्वायर जो है वो t स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, तो t का जब स्क्वायर लूंगा तो t की 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब b चूंकि मेरे पास t की 2 है, तो जब इसका मैं दोबारा से स्क्वायर लूंगा, फार्मूले वाला स्क्वायर लूंगा, तो t की 4 हो जाएगा। इस पे मैंने फार्मूला नहीं लगाया, ये हमारे लिए ऐसी आसानी पैदा करेगा। इसको अगर खोल देंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। नीचे ये ऐसे रहने दें, ये क्वेश्चन 1 से मेरे पास थर्ड आ गई है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन 2, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है वो y इज इक्वल टू 2at डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर। यहाँ पे वही काम आपने करना है, a मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और t के साथ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a इधर ऊपर है, ऐसे समझ लें सादा अल्फाज में, a जो है यहाँ पे ऊपर है, जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो y को ये डिवाइड करेगा, तो ये a आकर इधर डिवाइड हो गया। अब मेरे पास इधर सारा जो रह गया है t की वैल्यूज रह गई है, इसी वजह से मैंने a को जो है वो एक साइड पे कर दिया है। ये मेथड है। आपने t पहले पार्ट में भी हमने, पहले क्वेश्चन में भी हमने t को एक तरफ किया था, फिर हमारे लिए जो था वो आसानी से क्वेश्चन जो है वो हो गया था। अब इसका मैंने जैसे क्वेश्चन 1 का स्क्वायर लिया था, इसका भी टेकिंग स्क्वायर टू ईच साइड स्क्वायर लिया है, दोनों तरफ y के ऊपर स्क्वायर अलग कर दिया है।
ए के ऊपर स्क्वायर अलग कर दिया है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपके पास होल स्क्वायर हो तो न्यूमरेटर के ऊपर स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर अलग आप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने 2t का स्क्वायर जब ओपन किया तो 2 टाइम 4 और t के ऊपर वैसे स्क्वायर आ गया। इसके ऊपर भी मैंने अलग स्क्वायर कर दिया है, जो काम इधर किया वही इधर किया है। 1 माइनस t स्क्वायर इसका ये स्क्वायर वैसे ही डाल दिया, इसमें मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई क्यों नहीं किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन आई है जिसके साथ मैंने इसको जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें डिनोमिनेटर जो है वो भी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर है और इधर भी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो ये हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। अब हमने इन क्वेश्चन में वहां पे कंपेयर किया था, अब जहां पे जो है वो कोई भी ना लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन 3 और 4 में बराबर आ रही है, ना राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। आप प्लस भी कर सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। प्लस करने से t कैंसिल होता है या माइनस करने से, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से होगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लस करेंगे तो आपका t एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये कोई रूल नहीं है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, ये आप क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक उसको करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 3 में से, क्वेश्चन 3 में से 4 को 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 4 इट्स मीन 4 क्वेश्चन बाद में लिखूंगा फ्रॉम क्वेश्चन 3 की वैल्यूज ये लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर और 4 की ये साइड है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड मैंने लेफ्ट साइड से माइनस कर दी है। इसी तरह राइट साइड जो है वो थर्ड इक्वेशन की राइट साइड ये है, फोर्थ की राइट साइड ये है, ये मैंने पहले लिखी है, ये बाद में माइनस b दोनों पे साइन आ गया है। अब मैंने एलसीएम लेना है, मैं देख रहा हूँ सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया है, लाइन लगाई है। अब चूंकि दोनों के नीचे अमाउंट सेम है तो सेम ऊपर वाली रकमें भी इकट्ठी हो जाएंगी, 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t की 4 माइनस 4t स्क्वायर, क्योंकि जब एलसीएम को मैं इस पे डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा यही पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसी तरह जब ये एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, ये प्लस माइनस हो सकती हैं, ये दोनों के साइन डिफरेंट है। एक बात बता दूं, जब साइन डिफरेंट हो तो हम दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं, तो जो माइनस किया बड़ी रकम का साइन आ गया, 4 में से 2 माइनस किए माइनस 2t स्क्वायर, बाकी सेम एज इट इज है 1 प्लस t की 4, और नीचे इस अब मैंने इस पे फार्मूला लगाया है, a स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस 2ab इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2t स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर जब लेंगे तो t की 4 हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे 3/3 आंसर 1 आता है, इसी तरह ये पूरी अमाउंट जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो ये सेम मैंने वैसे लिखी है इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। पार्ट इसका 2 है, सेम इसी तरह से वो मेरे ख्याल में सब्ट्रैक्ट करने से क्वेश्चन को दोनों जो हमारे पास 3 और 4 क्वेश्चंस आएंगी उनको सब्ट्रैक्ट करने से जो है वो t एलिमिनेट होता है। तो ये आप घर पे रफ नोटबुक पे पार्ट 2 और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपने रफ नोटबुक पे करनी है। जो पार्ट आपको ये रह गए हैं, जैसे मैंने इधर सॉल्व बाय योरसेल्फ, आपने रफ पे प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे मेथड समझा दिए गए हैं। अल्लाह हाफिज, आज का इतना ही। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher.
We are studying science of 8th class. Previously आपने कुछ short questions पढ़े थे, उसके बाद हमने एक long question किया था, question number 3 का first part. उसमें I hope कि आपको ने जो है वो अच्छी तरह prepare किया होगा. आज जो है question number 3 का second part करने जा रहे हैं, तो अपने जो है notes open करेंगे. इसके अलावा आप book open करेंगे. बुक पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी आयरन की, ठीक है. इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किस तरह वर्क करता है आप देखते हैं. जब आप कोई इलेक्ट्रिक आयरन ऑन करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ऑफ हो जाती है. उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है चंद मिनट के बाद या 1 या 1.5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है. उसके अंदर कौन सा सेंसर लगा होता है, वो सेंसर किस तरह काम करता है, वो काम करता है इस बाइमेटेलिक स्ट्रिप के जरिए. बाइमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में मैंने पूरा लेक्चर आपको दिया था कि वो क्या होती है. आप जानते हैं कि आपके ज़हन के अंदर वो बात होगी कि अगर हम उसको हीट करें तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. तो उसी चीज को हम आज जो है एप्लीकेट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक आयरन में. इसके बारे में पहले भी हम रीडिंग के अंदर पढ़ चुके हैं. मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है इलेक्ट्रिक आयरन की. तो हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं. ये वायर है जो इंटर हो रही है पावर सप्लाई. उस बाद ये दो वायर्स में मुश्किल होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है. एक जो है वायर वो अटैच होती है एक मेटल स्ट्रिप के साथ. मेटल स्ट्रिप के साथ अटैच होती है जो फिक्स होती है, उसमें मूवेबल नहीं होती. दूसरी जो है कनेक्ट होती है एक कॉइल के साथ जिसको नाम दिया गया है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट, ठीक है. हीटिंग एलिमेंट से मुराद है, अगर हम, मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम किसी कॉइल को के अंदर से करंट पास करें तो दो चीजें होती हैं, एक मैग्नेटिज्म, दूसरा उसके अंदर क्या शो होता है, हीटिंग जो इफेक्ट है वो पैदा होता है. तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है. जैसे ही इसको हम करंट गुजारेंगे, यहाँ से करंट गुजरता हुआ हीट पैदा करेगा, ठीक है. ये हीट जो है इस कहां तक पहुंचेगी, यहाँ तक. यहाँ पे मैंने एक बाइमेटेलिक स्ट्रिप बनाई हुई है, बाइमेटेलिक स्ट्रिप बनाई हुई है. ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप है. जाहिर बात है हीट जो है वो कंडक्टिंग वायर के जरिए से यहाँ तक पहुंच जाएगी बाइमेटेलिक स्ट्रिप पे. और जैसे ही बाइमेटेलिक स्ट्रिप हीट होगी तो आप जानते हो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब फिक्स होती है उस वक्त ये दोनों आपस में फिक्स कांटेक्ट है उसके साथ अटैच होती है बाइमेटेलिक स्ट्रिप. जैसे ही हीट करती है तो बाइमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है. क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है. तो वहां पे इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ हो जाती है. तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ हो जाएगी. जैसे ही आपने जितनी हीट फिक्स की होगी, जितना उसका टेंपरेचर फिक्स किया होगा, उस टेंपरेचर से लो होगा. जाहिर बात जब बंद हो जाएगी तो टेंपरेचर लो हो जाएगा. उस हीटिंग एलिमेंट का जैसे टेंपरेचर लो होगा तो बाइमेटेलिक स्ट्रिप दोबारा क्या होगी, स्ट्रेटन होगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है. जैसे स्ट्रेट होगी फिर दोबारा वो कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ, इस फिक्स्ड कांटेक्ट के साथ दोबारा कांटेक्ट अटैच हो जाएगी इस तरह, इस जगह पे, ठीक हो गया. तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन ऑन हो जाएगी, ठीक है. इसी तरह ये अमल जारी रहेगा जब तक आप उसको चलने देंगे, ठीक है. इसके पीछे ये फिनोमेना था. अब जो है हम जो है इसको रीड आउट कर लेते हैं. नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 16 है. डेमोन्स्ट्रेट बताएं कि हाउ बाइमेटेलिक स्ट्रिप वर्क इन अ थर्मोस्टेट. इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, नोट्स ओपन करें, इसको अच्छी तरह देखें. In an electric iron, when electric current flows through its heating element, it becomes hot. तो ये जो है hot हो जाएगी. The bimetallic strip connected with the heating element through the spring also begins to heat up. तो जैसे ये साथ अटैच होती है तो ये भी साथ बाइमेटेलिक स्ट्रिप हीट होना शुरू हो जाती है. On getting hot, बाइमेटेलिक स्ट्रिप bends. हाँ जी, ये बात तो आपको मैंने बताया है, बार-बार बताई जा रही है कि हॉट होने पे बाइमेटेलिक स्ट्रिप क्या हो जाएगी, बेंड होगी, टेढ़ी हो जाएगी. एंड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, और डिस्कनेक्ट हो जाएगी हीटिंग एलिमेंट से. तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ हो जाएगी. तो क्या कह रहा है कि दिस मेक्स अ सर्किट ओपन, सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब कोई वहां से खुला आ जाएगा. एंड स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, तो वहां पे इलेक्ट्रिक आयरन स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगी. नेक्स्ट देखिए ऑन कूलिंग. उसके बाद जारी बात है थोड़ी देर बाद ठंडा होना शुरू हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट. ऑन कूलिंग बाइमेटेलिक स्ट्रिप स्ट्रेटन्स. क्या वर्ड है, स्ट्रेटन्स. तो ये स्ट्रेट हो जाएगी. द
द सर्किट इज अगेन क्लोज, सर्किट क्लोज हो जाएगा एंड आयरन इज स्विच्ड ऑन, तो आयरन दोबारा ऑन हो जाती है। ये है इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर लगा हुआ सेंसर जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन को कभी ऑफ करता है कभी ऑन करता है ऑटोमेटिकली। तो इसके पीछे जो साइंस है वो यही है, बाइमेटेलिक स्ट्रिंग। आज की डायरी आपने यही याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप आप याद करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता डायरी में आपने पढ़ा शेर नंबर 4, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि जो आज का इंसान है वो दुनिया के माल और दौलत में फंसा हुआ है, उसकी नफा नुकसान के चक्कर में है, उसको आखिरत की कोई परवाह नहीं है। जो आज का हमारा शेर नंबर 5 है वो है जी, खेतो हुई है ज़मानो मकान की सुनारी, ना है ज़मानो मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। नज़्म का नाम जैसा कि आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह, शायर का नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इस शेर में वो फरमाते हैं कि अपने दौर के इंसान की मादा परस्ती की वजाहत करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि वो इंतहा दर्जे का मादा परस्त हो चुका है, तो उसने मजहब पर दुनिया को तरजीह दे रखी है। मजहब की अहमियत उसके दिल से बिल्कुल निकल चुकी है, बल्कि उसने मजहब को अपनी ख्वाहिशात का ताबे कर लिया है। अल्लाह ताला के यहाँ इन दुनियावी मालों चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो इंसान है वो इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। वो आखिरत की फिक्र से भूल गया है कि उसने एक दिन मरना भी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये दुनिया और उसकी हर चीज़ फानी है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। यह इंसान असल चीज़ मजहब है और इसकी तरफ आओ। शायर हमें शेर में दुनिया परस्ती की बजाय रूहानियत की तरफ आने की तरगीब देते हैं। यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने इस शेर में ये फरमाया है कि जो इंसान है, आज का जो इंसान वो इंतहाई दर्जे का मादा परस्त है, वो दुनिया के नफा नुकसान को सब कुछ समझ रहा है। उसको ये बात भूल गई है कि वो उसने एक दिन मरना भी है और अल्लाह की तरफ लौट कर ही जाना है। उसने अपना की आखिरत की तैयारी कुछ भी नहीं की हुई, सिर्फ दुनिया के माल दौलत में वो फंसा हुआ है। तो ये था हमारा शेर नंबर 5। उसके बाद हमने लास्ट टाइम गुज़िश्ता जो डायरी थी उसमें हमने कहानी पढ़ी दूध में पानी, ये हमने की थी नेस्फ। आज हम इसको मुकम्मल करेंगे और ये आज आपकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। सफर नंबर है जी आपका 41, जहाँ पे है दूध में पानी। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक दिन यकयक सियाह घटा उठी, बड़ी फैली और आसमान पर छा गई। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। आगे है जी, सूरज को अपनी लपेट में लिया और हर तरफ तारीख शामियाना तन गया। गवाला बहुत खुश हो कि अब मींह बरसेगा, घास बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज्यादा दूध देंगी, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। बादल गिर जा, बिजली चमकी, बूंदें टपकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोर की हुई कि रुकने का नाम न ले रही थी। यकयक उसने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि गवाले की सारी भैंस और गाय जो थी वो सारी बहाकर ले गया। अब गवाले के पास ना गाय थी ना भैंसे ना नकदी, परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था कि मैंने ऐसा सैलाब कभी ना देखा था ना सुना था, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। वहां पर एक अक्लमंद भी मौजूद था। उसने कहा कि ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाते थे। खुदा ने इसी सैलाब को बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सजा दी। अब ये हमारी आज की कहानी कंप्लीट है। उसका इखलाकी सबक जो हमें मिलता है वो है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दूसरा जो इखलाकी सबक इसका है ऐसे को तैसा। इट्स मीन कि इस कहानी से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे इखलाक के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए और कभी किसी के साथ झूठ का सौदा नहीं करना चाहिए। सच्चाई को अपना शुआर बना लें और सच्चे दिल से लोगों की आप खिदमत करें। ये ना कि झूठ की बुनियाद पर आप सारे काम करते रहें तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा जिस तरह इस गवाले के साथ हुआ। तो बच्चों ये आज हमारी आज की डायरी थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। शेर नंबर जो 5 है हमारा, इसको आपने अच्छे से याद करना है। कहानी है दूध में पानी, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने के साथ साथ इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करना और रफ नोटबुक के ऊपर इसको अच्छे से लिख लेना। इसका फायदा आपको हर लेक्चर में यही कहता हूँ और बार बार यही कहता रहूँगा कि इसका जो फायदा आपको होगा, आपकी लिखाई में बेहतरी आएगी और जो इमला है आपके उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। क्योंकि आप लोग बच्चे
कहानी भी अच्छे से याद कर लेते हैं और शेर जो तस्वीर जो भी आपको काम दिए वो आप अच्छे से याद कर रहे हैं। जब आपके पेपर होते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपके नंबर कट गए। वो क्यों कट जाते हैं? एक तो आपकी राइटिंग की वजह से, दूसरा आपका इमला की वजह से। जब ये दोनों चीजें आपकी परफेक्ट होंगी तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा से ये काम करते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine at your home and enjoy your vacation. I am going to teach you English for grade 8. Let's have a look diary first of all. Our lecture start. Unit 13, para number 4 plus 5, reading plus translation plus reading question plus past perfect continuous tense. First of all, your work is that you will be learn the word meaning of paras and then we start the translation into Urdu. Page number 76 plus 77 word meaning. Please recall it. Vibrations, irtash, electrical, barki, waves, लहरें, continued, जारी है, invention, इजाद, revolutionized, इनकलाब बर्पा कर दिया, era, जमाना, replaced, बदले गए हैं. Now our turn of reading. Para number 4. Please open the book page number 76. The real telephone works very much like this tin can and spring phone, but of course it does a lot better. असल टेलीफोन बिल्कुल इसी टीन के डब्बे और धागे वाले टेलीफोन की तरह काम करता है, मगर बिलाशुबा ये इससे कहीं बेहतर काम करता है. The tin can and spring phone send sound as vibrations while the real telephone sends sound as electrical signals. टीन के डब्बे और धागे वाला फोन इर्ताशी लहरों की सूरत में आवाजें भेजता है, जबकि असली टेलीफोन बल्कि सिग्नल्स की सूरत में आवाजें भेजता है. These signals can travel long distances with the help of wires. ये सिग्नल्स तारों की मदद से तवील फासलों को तय कर सकते हैं. These distances are much larger than those which the vibrations of the tin can and spring telephone can cover. ये फासलों से बड़े तवील होते हैं जो टीन के डब्बे और धागे वाले टेलीफोन में पैदा होने वाले इर्ताश तय कर सकते हैं. When you speak, you make sounds, waves, and these sounds, waves go into the transmitter of your telephone. जब आप बात करते हैं तो आवाज की लहरें पैदा करते हैं और ये आवाज की लहरें आपके टेलीफोन के ट्रांसमीटर में चली जाती हैं. These sound waves change into electrical signals which go to the other receiver and are there change again into sound. ये आवाज की लहरें बढ़ती सिग्नल्स में तब्दील हो जाती हैं जो दूसरे रिसीवर तक चली जाती हैं और वहां दोबारा आवाज में बदल जाती हैं. That's how we can talk to each other on the telephone. इस तरह से हम टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं. Now turn of reading question number 2 from paragraph number 4. Look, what do you mean by the word vibrations? उन्होंने कहा है इर्ताश का क्या मतलब देते हैं आप? Vibration means to move or cause to move continuously and rapidly to and fro. उन्होंने कहा इर्ताश का मतलब है मुसलसल और तेजी से आगे पीछे हरकत करना या हरकत का बाइस करना. Now, para number 5. Have a look, please. A lot of work has continued to be done on the telephone since Bell says. बेल के ज़माने से लेकर अब तक टेलीफोन पर काफी काम होता चला आ रहा है. The invention of the mobile has revolutionized the history of telephone. मोबाइल की इजाद ने टेलीफोन की तारीख में इनकलाब बर्पा कर दिया है. Now the era of springs and old receiver dials are the things of past. अब धागों और पुराने रिसीवर्स डायल्स का ज़माना एक पुराने ज़माने की चीजें हैं. These have been replaced by smart and handy mobile. छोटे स्मार्ट और दस्ती मोबाइल से बदले जा चुके हैं. These mobiles have internet, video camera, voice recorder and games etc. ये मोबाइल्स इंटरनेट, वीडियो कैमरा, वॉइस रिकॉर्ड और खेलें वगैरह रखते हैं. The mobiles have revolutionized the world we are living in. मोबाइल्स ने दुनिया जिसमें हम रहते हैं में इनकलाब बर्पा कर दिया है. Our next topic is past perfect continuous tense
जारी। As you know, previously we discussed already past perfect tense, जिसमें आप लोगों ने perfect had का यूज किया था। उसी के लिहाज से हम लोग आज इसको आगे लेकर चलेंगे। ये चीज टोटल चेंज है, लेकिन चूंकि पास्ट परफेक्ट में आप लोगों ने had का यूज किया, उसी से रिलेटेड आप लोग जब यूज करेंगे, पहचान देखेंगे, तो आप लोग इजीली इसको कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, रिकग्निशन, डेफिनेशन, ये जमाना ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में शुरू हुआ, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और गुज़िश्ता जमाने में जारी रहा, और पिछले ही जब ये स्टार्ट हुआ उसी दौरान में ये जारी रहा। नाउ रिकग्निशन इस टेंस के फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज मुकर्ररा मुद्दत और वक्त के साथ आते हैं। देखें, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि जब हमारे पास कंटिन्यूस की पहचान आती है, कंटिन्यूस का वर्ड आता है, आप लोगों को पिछले मेरे लेक्चर में बताया कि वहां पे उर्दू में पहचान आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। रहा, रही, रहे का वर्ड उर्दू में जरूर आएगा, आपको पता चल जाएगा दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस एंड वी विल यूज हियर आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मींस। फिर आप लोगों के पास था और थी आ गया, ये पास्ट की ही बात होती है, रहा था, रही थी और रहे थे, पास्ट में आ गया, समझ आ गई। अब आप लोगों को इतना पता चल गया ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, लेकिन जब आपके पास ये पहचान आ जाएगी ना उर्दू में मुकर्ररा मुद्दत या वक्त का तयन किया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाना चाहिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मूव प्लीज। ये देखें, लड़के 2 घंटों से शोर मचा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसंट्रेशन ओनली ऑन योर सेंटेंस मेकिंग। आप लोगों ने सबसे पहले तवज्जो देनी है जो उन्होंने हमसे डिमांड की है। उन्होंने हमें कहा है रहा था, रही थी, रहे थे आएगा जुमले के आखिर में, और मुकर्ररा मुद्दत और वक्त का तो यह भी होगा। पहले तो आपने ये चीज देखनी है, अगर तो आपके पास ये चीज डिमांड पूरी हो रही हुई देन तो ठीक है, अदरवाइज दिस सेंटेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लुक, यहाँ पे हमारे पास शोर मचा रहे थे, ठीक आ गया, पास्ट हो गया, रहेगा कंटीन्यूअस आ गया, ठीक हो गया। अगर ये 2 घंटे हमारे पास ना हो तो ये रॉन्ग है। अब हमारे पास 2 घंटे चूंकि है, लड़के 2 घंटों से शोर मचा रहे थे, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस टेंस। अंडरस्टैंड ऑल पीपल? नेक्स्ट मूव। फिर अब आप लोगों का काम है, these are further 4 kinds affirmative, negative, interrogative and negative interrogative sentences. First of all, your work is that you will be must learn the first of all structure of these further kinds and then you will make easily translate into English form. सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर की लर्निंग करनी है। जब स्ट्रक्चर की लर्निंग कर ली तो आप लोग मैथ्स की जिस तरह वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला लर्न करने के बाद, सेम इसी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर लर्न किया। लर्न करने के बाद वहां से वर्ड्स उठाते जाएं और इसमें पुट करते जाएं लाइक दिस। देखें, जो पहला है हमारा काम करने वाला शख्स, वो होता है हमारा फाइल, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट हो गया हमारा, कौन था, काम किसने किया, लड़कों ने, लड़के आया, बॉयज हमने सब्जेक्ट की जगह पे ऐड किया। फिर हेड हमारा फार्मूले में है, स्ट्रक्चर में है, उतारा। बीन हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा आया, पास्ट परफेक्ट में बीन नहीं होता, कंटीन्यूअस में बीन लगाते हैं। बीन आया, वॉइस हेड, बीन आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक अ नॉइज, शोर करना, लेकिन शोर कर रहे हैं तो मेक के साथ ऐड करके ई खत्म करेंगे और आईएनजी ऐड करके मेकिंग अ नॉइज, शोर कर रहे बन जाएगा। और फिर फॉर और सिंस का यूज करना है बच्चों, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। सिंस और फॉर एक ही सेंटेंस में एट अ टाइम नहीं आएंगे। आप इसमें कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सिंस हम यूज करते हैं फिक्स टाइमिंग के लिए, जैसे कि सुबह से, शाम से, अम्मी सुबह से नाश्ता बना चुकी थी, इस तरह। और हमारे पास फॉर का वर्ड यूज किया जाता है जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने ये बात हमेशा ध्यान में स्टूडेंट्स रखनी है कि फॉर और सिंस एट अ टाइम यूज नहीं करते। फिर हमारे पास फॉर आया, फॉर हम तब लगाएंगे अगर समझ ना
बात याद रखिएगा, उर्दू में जुमला जब लास्ट में आता है तो हमारा फाइल, मफूल और फेल एंड में चला जाता है। जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी काम करने के लिए फ्रेंड्स की जरूरत होती है, these are our friends like helping verbs। इनको हम helping verbs नेम से जाहिर है मदद करने वाले। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब आया, boys had been making a noise for 2 hours। Understand all people? अब your work is only that you will be learn these all structure and make these sentences by your own self। आप लोगों के लिए मैंने प्लेस यहाँ पे स्किप कर दी। आप लोगों ने लर्न करने हैं ये और इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स पुट करते जाना है। Then you will make easily each and every sentence। Now our lecture is completed and diary is completed। Okay, till then, fi amanillah। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim। Bismillahir-rahmanir-rahim। Assalamualaikum dear students, how are you? I am your Islamic teacher of grade 8 यूनिट। हम रीड आउट कर रहे हैं ताल्लुकात में मुनाफकत से इज्तनाब, यानी रिश्तों को दिखलावे से पाक रखना। आज की हमारी डायरी है जामिया सवाल 4 बकिया मुकम्मल। फर्स्ट पोर्शन इसका हम कल कर चुके हैं और इसके साथ हम करेंगे नाज़रा पोर्शन, दावत तबलीग के आदाब लिस्ट 1 से 3 हम लर्न करेंगे। सवाल है हमारा, रिश्तेदारों और समाजी कारकुनों के साथ हुस्न ताल्लुक पर नोट लिखें। रिश्तेदार कौन लोग होते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स जिनके साथ तकरीबन हमारी रोज की मुलाकात है। हमारे वालिदैन, दादी, नानी, फूफो, चचा, चची, जिनसे तकरीबन रोज मिलते हैं। इसके अलावा दोस्त अहबाब, इनसे भी रूटीन की मुलाकात है। लेकिन इन सब रिश्तों के साथ हमारे ताल्लुकात एक जैसे नहीं होते। किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, जिनसे हम राज़ो न्याज़ करते हैं, राज की बातें उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ अपना दुख सुख बांटते हैं, और कुछ के साथ मुख्तसर सलाम दुआ वाजबी सा। लेकिन फिर इस बात की क्या ज़रूरत है कि आप बार बार इस बात को जताएं कि मेरा इस इंसान के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। बार बार एहसास दिलवाया जाए दूसरे इंसान को कि हम आपके साथ मुख्तसर सलाम दुआ रखते हैं, रिश्ता एक ही है। इसके आप कजन्स की एग्जाम्पल ले लें। अगर आपके एज फेलो है, जाहिर है कि आपकी उसके साथ दोस्ती ज़्यादा होगी, एज डिफरेंस की वजह से उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। अब झूठी मोहब्बत जताना को मेंशन करने की वजह यह है कि आपको पता चल जाए ज़रूरत के वक्त अगर कोई इंसान अपना मतलब निकलवाने के लिए आपके साथ दोस्ती का इजहार करे, अपना मतलब पूरा होने के बाद आपके साथ दोबारा वाजबी सलाम दुआ पर आ जाए, तो आप उससे कितने दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसी तरह जब आप दूसरों को धोखा देते हैं और अपना मतलब निकलवाते हैं तो वो इंसान भी परेशान होता है, लेकिन उसमें आपका जो नुकसान है वो ये है कि आप अपना एतबार खो देते हैं। अगली दफ़ा वो आप पर भरोसा नहीं करेगा। एक दफ़ा आपने अपना मतलब निकलवा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपने उसको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया। मुनाफकत से पाक रिश्ते, जब इंसान दिली तौर पर मुखलिस होता है तो दूसरा इंसान उसको जज कर लेता है। उसकी वजह ये कि लोग आपकी ज़हरी बनावट पर नहीं जाते। अल्लाह ताला ने उनको इस सलाहियत से नवाजा है कि वो आपके किरदार को पहचान सकते हैं। आप एक ग्रुप में बैठकर एक इंसान के बारे में बात करते हैं, फिर उन्हीं में से किसी दूसरे इंसान को जाकर वो बता देता है कि आपके बारे में ग्रुप में ये बात हुई थी। बहुत जल्दी लोग इस बात को जज कर लेते हैं कि आप उनके साथ मुखलिस नहीं है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हें किसी इंसान से दिली मोहब्बत हो तो उसको ये बात बताओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इस बात की दलील है कि इंसान झूठ से पाक रिश्तों को निभाए। उसकी वजह ये कि अगला इंसान धोखे में ना आए और वो उस परेशानी और दुख से निकल सके जिसका शिकार वो हो सकता था झूठ बोलने की वजह से। रिश्तों में खलूस इंसान को दुनिया के फायदे भी देता है और आखिरत का फायदा भी। दुनिया के फायदे वो आपके काम आएंगे, आप तो उनके साथ मुखलिस हैं, वो आपके साथ मुखलिस रहेंगे और आपके दीन के काम भी करेंगे। और आखिरत का फायदा ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होता है कि वो धोखाधड़ी करके नहीं आया, वरना धोखेदार को मुनाफिक कहा है। हदीस के मुताबिक धोखादार मुनाफिक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तों में खलूस की तौफीक दे। हम डायरी के सेकंड पोर्शन पर आएंगे। दावत तबलीग के आदाब आज हमने करने हैं, यानी इस्लाम की दावत देने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। दावत तबलीग के लिए हिकमत और सलीके से काम करना चाहिए कि सुनने वाले के अंदर शौक और वलवला पैदा हो। यानी जब आप इस्लाम की दावत दें तो उसे अपने
मज़ाक से मुतासिर हुआ और दायरा इस्लाम बस ही होता गया। सेकंड है हमारे पास हर हाल में पूरे दीन की दावत देनी चाहिए, दीन में काट छाट नहीं होनी चाहिए। सहूलत के लिए हम लोगों से कहते हैं अच्छा अब शुरू तो करें, सिर्फ एक वक्त की पढ़ ले नमाज, फिर 2 वक्त की पढ़ ले। उनको पूरे दीन की दावत दें और कहें कि फराइज से शुरू करें। ठीक है, सुन्नतों की भी कैटेगरीज है, कुछ छोड़ी नहीं जा सकती, वो लाजमन है। नंबर 3 पर है दीन को हिकमत के साथ फितरी अंदाज में पेश करें और इस तरह से पेश करें कि लोग इसको मुतफर ना हो। मुश्किल अहकामात को बनाना, अपनी अकल से उन मसाइल को पेश करना जो कि वाज़ेह तफसीर में लिखे गए हैं, उनको तफसीर के मुताबिक लोगों तक पहुंचाएं और कुरान पाक का वो मतलब बताएं जो उसका असल मफहूम है, ताकि उन्हें समझ आए कि हम पर इस्लाम कबूल करने के बाद कौन सी जिम्मेदारियां पाई होंगी और लोग उस दीन में आने के बाद ना सोचें कि ये मुश्किल था, बल्कि पूरे दिल से उसके ऊपर अमल पैरा हों। फर्स्ट 3 आज हमने करने थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। दावत और तबलीग के ये आदाब हैं लोगों को इस्लाम से मुतारिफ करवाने के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ से नवाजे। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum, dear student. How are you all? I am your teacher for grade 8 History and Geography. I hope all of you are fine at your home. As we previously studied, bab number 9, पसमानदगी के मसाइल, and today our question is पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह में मसाइल पर बहस करें। हम इस क्वेश्चन को पहले से शुरू कर चुके हैं, कल भी पढ़ा है हमने इसको, हाफ क्वेश्चन हमारा कल गया है। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट पॉइंट आ गए उसी क्वेश्चन के। हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो कौन से मसाइल हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ नहीं मिला पा रहे हैं, या वो कौन से मसले हैं जो हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में पीछे लेके चल रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। हमारे पास आज के टॉपिक में फर्स्ट है कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल का फुकदान। नेक्स्ट हमारे पास है पसमानदा सनदी ढांचा। फिर हमारे पास है गैर मुल्की कर्जों का बोझ और उन पर सूद की अदायगी। और फिर हमारे पास है सरमाए की किल्लत। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल का फुकदान। पहले पता तो हो कि कुदरती वसाइल कौन से होते हैं। कुदरती वसाइल हमारे पास जंगलात, ज़रख़ेज़ मिट्टी, पानी जो दरियाओं का, समुद्रों का, इसके अलावा मादनियात, हमारे पास लोहा, जिप्सम, नमक, ये हमारे पास कुदरती वसाइल में शामिल होते हैं। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर तरह के कुदरती वसाइल से माला माल किया है। हमारे पास बहुत से कुदरती वसाइल हैं जिनको अगर हम बहुत अच्छे अंदाज से लेके चलें और उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करें तो हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या है, कुछ वसाइल जो हमारे तरक्की की राह में रुकावट पैदा करते हैं, उनमें ये हो जाता है कि हमारे पास प्रॉपर तरीके नहीं होते इन वसाइल को इस्तेमाल करने के, हमारे पास ज़राए नहीं होते, हमारे पास वसाइल नहीं होते कि हम इन चीज़ों को लेके चलें, हम अपनी मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं, हम अपनी मादनियात को इंटरनेशनल लेवल पर इनकी तजारत कर सकें, हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को हाई लेवल पर इम्पोर्ट कर सकें। लेकिन हमारे पास वसाइल ना होने की वजह से हम जो है इस और हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम इन वसाइल से भरपूर इस्तेफादा नहीं हासिल कर पा रहे। ये हमारा कुदरती वसाइल का बेहतर इस्तेमाल ना करने का फुकदान है। नेक्स्ट हमारे पास है पसमानदा सनदी ढांचा। क्या है सनदी ढांचा? हमारे पास कपड़ों की सनदें हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स की सनदें हैं, हमारे पास क्रॉकरी बर्तनों की सनदें हैं। लेकिन क्या है, जैसे कि मैंने पहले तो रीडिंग में बताया था, हमारे पास आबादी ज़्यादा होने की वजह से हमारे मुल्की वसाइल हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। चूँकि हमारी अपनी खुद की ही ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही, तो हम बाकी ममालिक में वो कैसे चीज़ें वहाँ पर मुहैया करें। हमारी ये चीज़ें जो है, हम मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से बहुत से वसाइल दिए हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास उन वसाइल को इस्तेमाल करने के बेहतर ज़राए नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको अच्छे अंदाज से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। हमारी ये चीज़ें जो है सामान है, हमारे पास बेस्ट हमारा ड्रॉबैक क्या जा रहा है, हमारे जो मुल्क की चीज़ें जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, जैसे प्लास्टिक की काफ़ी चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, बर्तन हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें, शॉपर हो गए, पैकिंग शॉपर
हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारी मुल्क की वसाइल कम है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आबादी को वो प्रॉपर तरीके से जो उसकी नीड्स हैं, जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं, वो ही हम अच्छे अंदाज से नहीं दे पा रहे। हम अपनी आबादी की वसाइल को ज़रूरियात पूरे करने के लिए हम मजबूर हैं गैर मुल्कों से कर्जा लेने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम गैर मुल्कों से कर्जा लेते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, लेकिन हम वो लिया हुआ कर्जा जो है उनको जो हमारी एक लिमिटेशन होती है, जी हम आपको ये कर्जा जो है 3 माह में या 4 माह में रिटर्न कर देंगे, लेकिन हमारे व्यवसाय पूरे नहीं हो पाते। हम उस लिए हुई रकम को दोबारा उस लिमिटेशन टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाते, क्योंकि पहले ही हमने कर्जा बहुत हाई रेंज ऑफ जो उसकी है सूद की शरह है उसका लिया होता है, लेकिन हम उसको मुनासिब टाइम पे प्रॉपर टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो शरह जो है सूद की बढ़ती चली जाती है और हम गैर मुल्कों के कर्जे तले दबे चले जाते हैं। और चूंकि हम पहले ही दबे हुए होते हैं तो और हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी पहले ही नहीं हो रही होती, तो हमें हमारे वसाइल जो है महदूद से महदूद होते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सरमाए की किल्लत। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास अच्छे लेवल के असातिज़ा हैं, हाई लेवल की पीएचडी तक हमारे पास, मास्टर्स लेवल तक हमारे पास हाई स्टैंडर्ड क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं, लेकिन क्या है हमारे पास सरमाया नहीं है कि हम उनको बेहतर अंदाज से लेके चले। हम उनके जो मनसूबे हमारे जहन में चल रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स, जो हमारे डॉक्टर्स जो सोचे रहते हैं कि हम इनको इस तरह बनाएंगे, हम अपने मुल्क को इस तरह तरक्की याफ्ता बनाएंगे, वो प्लान बना लिया, मनसूबा बना लिया। अब उस मनसूबे को जब उस पर काम करना है तो हमारे पास उस मनसूबे पे काम करने के लिए सरमाया नहीं होता, हमारे पास सरमाया नहीं है। और सेकंड चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो ये है कि सरमाया ना होने की वजह से हमारे पास वो वसाइल भी नहीं है जहाँ से हम सरमाया हासिल कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चूँकि हम गैर मुल्कों के कर्जों तले पहले ही दबे हुए हैं, तो अब हम अपने जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, नई हमारी डिमांड्स हैं, नई रिक्वायर्स हैं, जो हमारे नए इंजीनियर्स आए हैं, जिनकी नए ख्यालात हैं और नए उनके जहन में आइडियाज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए जो वसाइल चाहिए, जो सरमाया चाहिए, वो पूरा नहीं कर पा रहे, वो पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बेहतरीन से बेहतरीन मनसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, जो कि गैर मुनाफिक हमारे पास रवैया नहीं कहेंगे, गैर मुनाफिक सरमाया कहेंगे, गैर मुनाफिक भी कहेंगे इसमें। तो ये हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पसमानदगी की तरफ चलते हुए मिसाइल हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ ले जाने के बजाय गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर रहे हैं। इसकी ये भी वजह है कि हम चाहते बहुत है, हमारे जहन में आइडियाज बहुत है, वी वांट टू डू many things for our country, but we have no facilities, हमारे पास उस फैसिलिटीज नहीं है, सहूलियात नहीं है कि उसको हम अच्छे से अच्छे अंदाज से लेके चलें। हम अपने सरमाए की वजह से हमारे पास इतनी ज़रूरत हो, हमारे पास हम अपने कुदरती वसाइल से इतनी आमदन हासिल कर सकें, हम अपने सनदी वसाइल से इतनी आमदन हासिल कर सकें कि हमें बजाय गैर मुल्कों से कर्जा लेने के हमें वहाँ पर कर्जा देना पड़ता है। इंशाल्लाह नज़ीज़ हम एक कामयाब पाकिस्तान बनाएंगे, अपने पाकिस्तान को वसाइल पूरा उनके उस वसाइल को पूरा करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम पाकिस्तान में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। तो ये आपका आज का हाफ लेसन है, जिसको आपने अच्छे से लर्न करने के बाद आपकी रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे।